सोचिए हम ऐसे दुश्मनों से घिरे हैं जिन्हें हम देख तक नहीं सकते। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े बड़े समुदायों तक और जानेंगे कि ये अदृश्य दुनिया हमारे स्वास्थ्य को कैसे कंट्रोल करती है। तो सवाल ये उठता है कि उस दुश्मन से कैसे लड़ें जिसे हम देख ही नहीं सकते। और ये सवाल सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? दो दुनियाओं में। एक वो जो माइक्रोस्कोप के नीचे है और दूसरी वो जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं सबसे छोटे लेवल से, मतलब बिल्कुल माइक्रो लेवल से। क्योंकि देखिए, अगर बड़ी बड़ी महामारियों को समझना है तो पहले उन छोटे छोटे अदृश्य खिलाड़ियों से मिलना तो पड़ेगा ना, जो ये सारा खेल शुरू करते हैं। और इसी को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ये एक कमाल की फील्ड है। सोचिए, अगर लुई पास्टर जैसे लोग ना होते तो शायद हम आज भी यही सोच रहे होते कि बीमारियां किसी जादू टोने से होती हैं। पर नहीं, असली वजह तो ये नन्हे नन्हे जीव हैं जो हर जगह हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। अच्छा, तो कौन कौन रहता है इस अदृश्य दुनिया में? चलिए इसके कुछ मेन कैरेक्टर से मिलते हैं। नाम तो सुने ही होंगे, बैक्टीरिया, फंगी यानी कवक और वायरस। और यहीं पर बात एकदम दिलचस्प हो जाती है। एक ही जीव जैसे कि बैक्टीरिया हमारे लिए दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी। मतलब एक तरफ वो दूध से दही बनाने में मदद करता है तो दूसरी तरफ हमें बीमार भी कर सकता है ना? कमाल की बात। बस यही जो बैलेंस है ना, इसी की वजह से माइक्रोबायोलॉजी इतनी जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो एक छोटा सा अकेला माइक्रोब आखिर वो पूरी की पूरी आबादी को कैसे बीमार कर देता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें अपना जूम लेंस बदलना होगा। मतलब अब माइक्रोस्कोप से हटकर बड़े पैमाने पर देखना होगा। और यही एंट्री होती है एपिजीमियोलॉजी की। इसका मतलब पता है क्या है? लोगों के ऊपर क्या है उसका अध्ययन। ये साइंटिस्ट एक तरह से बीमारियों के जासूस होते हैं। इनका काम ही यही है, पता लगाना कि कोई बीमारी कहाँ से आई, कैसे फैल रही है और सबसे जरूरी, उसे रोका कैसे जाए। तो ये जो डिजीज डिटेक्टिव्स हैं, ये ट्रांसमिशन के दो मेन तरीकों पर फोकस करते हैं। पहला, डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब सीधा संपर्क, जैसे किसी के खांसने या छींकने से। और दूसरा, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, यानी किसी चीज के जरिए, जैसे कोई गंदी सतह छू ली या हवा से या फिर किसी मच्छर के काटने से। इनके लिए हर छोटा सा सुराग बहुत कीमती होता है। अब सोचिए, जब कोई बीमारी कंट्रोल से बाहर होने लगती है तो हमें उसके खतरे का लेवल समझना पड़ता है। क्या ये सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम है, या एक नेशनल इमरजेंसी, या फिर एक ग्लोबल संकट? इसी को समझने के लिए ये तीन शब्द बहुत जरूरी हैं। पहला है एंडेमिक, मतलब कोई बीमारी जो किसी खास इलाके में लगातार मौजूद रहती है और उसका होना एक्सपेक्टेड है। दूसरा है एपिडेमिक, मतलब जब वही बीमारी अचानक से बहुत ज्यादा फैल जाए। और तीसरा पैंडेमिक, ये तब होता है जब वो एपिडेमिक पूरी दुनिया में फैल जाता है। चलिए एंडेमिक को एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे मलेरिया। दुनिया के कई हिस्सों में मलेरिया एक लगातार बना रहने वाला खतरा है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कोई हल्की फुल्की बीमारी है, नहीं। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा दुश्मन है जो हमेशा वही रहता है, कभी जाता नहीं। और ये कितना खतरनाक हो सकता है, तो सुनिए, WHO के मुताबिक सिर्फ एक साल में 2020 में मलेरिया से करीब करीब 6,27,000 मौतें हुई। जी हां, 6,27,000। तो ये है एक एक्सपेक्टेड बीमारी का भयानक सच। लेकिन इतने बड़े बड़े खतरों के सामने हम लाचार नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। सदियों की साइंटिफिक तरक्की ने हमें इन अदृश्य दुश्मनों से लड़ने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल किट दिया है। और ये एक तरह का टू प्रॉन्ग्ड अटैक है, मतलब दो तरफा हमला। एक तरफ माइक्रोबायोलॉजी है जो हमें लैब में हथियार देती है, जैसे एंटीबायोटिक्स और टेस्टिंग किट्स। और दूसरी तरफ है एपिडेमियोलॉजी, जो हमें मैदान में उतरने की स्ट्रैटेजी सिखाती है, मतलब बीमारी को ट्रैक करना और इसे फैलने से रोकना। अब देखिए, आइसोलेशन और क्वारंटाइन, ये शब्द तो अब शायद हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, पर इनके बीच एक बहुत जरूरी फर्क है। आइसोलेशन में उन लोगों को अलग किया जाता है जो बीमार हैं, जबकि क्वारंटाइन में उन्हें जो बीमार लोगों के संपर्क में आए हैं और शायद बीमार हो सकते हैं। लेकिन दोनों का मकसद सिर्फ एक है, इन्फेक्शन की चेन को तोड़ना। तो हमारे पास ये शानदार टूल किट तो है, पर एक और सच्चाई है कि ये जो रोगाणु हैं ये लगातार खुद को बदल रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। मतलब हम बेहतर दवाइयां बनाते हैं और वो उनसे बचने के नए रास्ते खोज लेते हैं। ये एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ की तरह है। तो असली सवाल ये नहीं है कि अगला पब्लिक हेल्थ चैलेंज आएगा या नहीं। सवाल यह है कि जब वो आएगा
तो क्या हम उसके लिए तैयार होंगे?